नमस्कार साथियों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं परवीश चौधरी आप लोगों का पुनः इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली क्लास में हमने कॉन्सेप्ट बताए थे आप लोगों को कि नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट। आज हम उन कॉन्सेप्ट के आधार पर जो भी एसएससी, एसएससी सीजीएल, सीपीओ या एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी या अन्य स्टेट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन उन कॉन्सेप्ट के आधार पर बने हुए हैं या पूछे हैं, वो सभी क्वेश्चन हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। उसने कहा कितने गैर ऋणात्मक पूर्णांक। सबसे पहले तो यहाँ पूर्णांक शब्द आया जिसे इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं साथियों 3 प्रकार के। पहला होता है पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव को धनात्मक भी कहते हैं और प्राकृतिक संख्याएं भी, इन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। दूसरा होता है साथियों जीरो और तीसरा होता है साथियों नेगेटिव। तो अगर हम ध्यान दें कि ये क्या क्या होते हैं, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, इन तीनों का जो मिलाकर बनता है वो उसे बोलते हैं इंटीजर। यानी अगर एक नंबर लाइन है तो इसके ऊपर 0, 1, 2, 3, 4 या इधर होंगे -1, -2, -3। तो ये जो है ये है पॉजिटिव, ये है जीरो और ये है नेगेटिव, और इन सब से मिलकर बना है इंटीजर। अगर कई बार वो बीच में लिख दे कि दो, यहाँ लिख दे वो 2/3 या यहाँ लिख दिया 1/2, तो वो इंटीजर नहीं है साथियों, वो क्या है? रैशनल नंबर जो बीच में आ गया, जो इन पॉइंटों पे है 1, 2, 3, 4, जो इन पे पॉइंटों पे है वो है इंटीजर। तो उसने कहा कि पूर्णांक संख्या 40 से कम है, 1, 2, 3, 4, मान लो यहाँ 40 है, ठीक है। 1 से लेके 40 तक तो 40 होंगे, लेकिन उसने कहा गैर ऋणात्मक, तो जीरो भी गैर ऋणात्मक में थोड़ी ही है। जीरो भी, तो जीरो भी काउंट होगी, और यहां से लेके यहां तक ये क्या बन जाएंगे? होल नंबर, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो साथियों 1 से लेके 40 तक के तो 40 हो गए और एक जीरो होगी, तो इसलिए संख्या होगी इनकी 41। कितनी होगी साथियों? 41। लोअर पीसीएस यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस के, सॉरी उत्तर प्रदेश पुलिस लोअर पीसीएस के मेंस में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है, ना कि 0, ठीक है। अगर वो गैर ऋणात्मक कहा उसने, तो उसने कहा कि इन्हें छोड़ के बाकी संख्या बताओ। अगर 4 तक पूछ लेता हो, 4 तक 1, 2, 3, 4, 5, कितनी संख्या होती? 5। तो ऐसे ही 40 तक कितनी होंगी? एक एक्स्ट्रा। नेक्स्ट देखो, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गया साथियों। ये है 2x प्लस के 7, यहां 7 है साथियों, ये 5 नहीं है। तो उसने कहा 2x प्लस के 7 छोटा है या बराबर है किससे? 39 से। तो x के कितने मान पूर्ण संख्याएं हैं? किससे पूछा साथियों? उसने पूर्ण संख्याएं पूछा। तो अगर हम यहां रखें 2x छोटा है या बराबर है 39 -7 बराबर 32 के, तो इससे कट के कितना आ गया? 16। तो x जो है वो या तो छोटा है 16 से या इसके बराबर है। तो x के मान हम पूर्ण संख्याओं में क्या रख सके? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 16 तक। तो 16 तक, 1 से लेके 16 तक तो 16 होगी, और एक एक्स्ट्रा होगा 0, तो इसका भी आंसर कितना होगा? एक एक्स्ट्रा होगा 17। भाई 7 इधर ले गए हम, तो ये हो गया 2x लेस देन या इक्वल टू 39 माइनस के 7 बराबर 32। तो यहां से x से 2 काटा कितने हो गए? 16। तो x जो है वो या तो छोटा है 16 से या वो बराबर है। तो हम कहां से शुरू करेंगे? 0 से करेंगे। 0 भी देखो 16 से छोटी है, तो 15 तक तो छोटी है, और अगर यहाँ x की वैल्यू 16 रखेंगे तो 16 क्या हो जाएगा? उसके इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए आंसर कितना हो गया साथियों? 17। अब उसने कहा 3p प्लस के 5 छोटा है 33 से, तो ये हो गया 3p, 33 माइनस के 5 ये हो गया 28/3।
तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 9 से ही 1/3, 9 तिया 27 और 1 28। अगर हम देखें तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 से थोड़ा आगे यहाँ पे कहीं 9 से ही 1/3 होगा। अब उसने पूछा क्या, धनात्मक पूर्णांक p के कितने धनात्मक पूर्णांक होंगे, यानी धनात्मक कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4, तो कितने होंगे 1 2 3 4, यानी कितने होंगे 9, क्योंकि 9 से 1/3 क्या है ये रैशनल नंबर है, ठीक है, और हमें चाहिए केवल पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका आंसर कितना होगा साथियों, 9। इसका 10 नहीं लगाने के हम, क्योंकि उसने क्या कहा, धनात्मक, क्या कहा साथियों, धनात्मक। कितनी कितनी धनात्मक संख्या 82 से अधिक नहीं है, यानी 82 से अधिक नहीं है, तो 82 तो काउंट होगा, 1 2 3 4 ये संख्याएं है। और पहली संख्या क्या होगी, उसने कहा सम संख्या, सम क्या होंगी, जो 2 से कटती है, 2 4 6 8, यानी यहाँ 41वें नंबर पे 82 होगा। तो यानी 41 संख्याएं ऐसी होंगी जो 82 से अधिक नहीं है। तो आंसर कितना होगा साथियों इसका, 41। हम पहले बिल्कुल आसान क्वेश्चनों से शुरू करेंगे और इस लेवल को हाई लेवल तक ले जाएंगे, ठीक है। पहले मैं आपकी भूमिका तैयार कर रहा आसान आसान क्वेश्चनों से। तो ये हो गया 1 2 3 4 41 तक, यानी भाई हर एक का डबल है, तो 41 का डबल भी कितना होगा, 82। 82 तक संख्याएं कितनी काउंट हो जाएंगी, 41, क्योंकि उसने धनात्मक कहा, अगर होल नंबर कहता हो तो हम जीरो भी काउंट करते, ठीक है। फिर संख्या कितनी हो जाती, 42। उसने कहा, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, x1 एक समुच्चय है जिसमें 52 से छोटे सभी धनात्मक पूर्णांक है। s1 जो है उसमें क्या क्या है, 1 2 3 4, ठीक है, और कहां तक है, 52 तक, 52 से छोटे, 52 से छोटे हैं, तो इसका मतलब कहां तक काउंट होंगे साथियों, ये 51 तक, कहां तक होंगे, 51 तक। अब उसने कहा H2 एक दूसरा समुच्चय है जिसमें वो सभी गैर ऋणात्मक पूर्णांक हैं जो 81 से बड़े नहीं है, यानी 81 से बड़े नहीं है और पूर्ण संख्या है, गैर ऋणात्मक है, तो इसका मतलब क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है तो कहां से शुरू होगा, 0 से। अगर धनात्मक संख्या दी तो कहां से शुरू होगा, 1 से, 1 2 3, और 81 से बड़े नहीं है, तो 81 तक तो है, तो 81 तक एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये हो गया H2 हो गया 82, और S1 कितना है साथियों, 51। उसने पूछा y माइनस एक्स बताओ, S1 अगर x है और S2 y है, तो y माइनस के x पूछा उसने, तो 82 माइनस के 51 कितना हो गया साथियों, 31। ये हो गया आंसर इसका 31। उसने कहा अंकों 0 1 3 4 5 7 से बनने वाली सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या बताओ। साथियों अगर हमें कोई भी संख्या बड़ी लिखनी हो तो हम सबसे बड़े को पहले, उससे छोटे को उसके बाद, उससे छोटे को उसके बाद, और सबसे छोटे को सबसे बाद में रखते हैं। अगर उसने बड़ी कहा, वो छोटी कहा, तो सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा लास्ट में। तो यहां देखो सबसे बड़ा है 7, सबसे बड़ा क्या है साथियों, 7 नंबर, और सबसे छोटा क्या है, 0। लेकिन अगर हम 0 सबसे शुरू में रख दें तो 1 3 4 5 7, लेकिन ये कितने अंकों की होगी, 5 की, क्योंकि शुरू में 0 काउंट नहीं होने की, 0 क्या नहीं होने की साथियों, काउंट नहीं होने की। इसलिए हम अगर हमें ये छोटा नंबर बनाना तो हम बनाएंगे 1 0 3 4 5 7, ये होगी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इन नंबर को लेके बन सकती है। अगर हम ये लिख दें 0091, तो ये 4 अंकों की थोड़ा ही है, ये तो कितने अंकों की है, 2 अंकों की, क्योंकि शुरुआत में 0 का कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर वो पीछे लगे तो 10 गुना कर देगी। अब इसमें अगर सबसे बड़ी पूछता हो तो 7 5 4 3 1 0, तो लास्ट में 0 ने उसे क्या कर दिया, संख्या को 10 गुना कर दिया, लेकिन शुरू में उसका कोई महत्व नहीं है।
तो आंसर कितना हो गया साथियों इसका 10345 और वो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है ना वो जीरो जरूर काउंट देता है। और जीरो कहाँ लगेगी, हमेशा सबसे छोटे नंबर के दूसरे बाद, क्योंकि शुरू में तो अगर लगा दिया तो कम अंकों की हो जाएगी। उसने पूछा यदि ए बी विषम संख्याएं हैं तो इसमें से सम संख्या कौन सी होगी। ए और बी है, देखो मैंने आपको बताया था कि अगर ए और बी अगर ये इवन है और ये इवन है तो इनका योग इवन होगा और इनका मल्टीप्लाई भी इवन होगा, ए इंटू बी, ये भी क्या होगा इवन। अगर ए इवन ओड है और बी भी ओड है तो इनका योग तो इवन होगा, लेकिन इनका जो वो होगा वो ओड होगा। इनका जो प्रोडक्ट होगा यानी गुणनफल जो होगा वो क्या होगा साथियों, ओड होगा। अब अगर ये इवन है और ये ओड है तब इनका योग तो कितना होगा ओड, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट होगा यानी गुणनफल होगा वो होगा इवन। अब उसने कहा ए बी विषम है, हम या तो यहां नंबर मान लो 1 3, हमने 2 नंबर मान लिए 1 3, ये हो गया 1 + 3 + 3 गुणा 1। अब यहाँ ओड प्लस ओड इवन हो गया, प्लस ये हो गया ओड, भाई ओड ओड का मल्टीप्लाई क्या होगा, ओड ओड का मल्टीप्लाई होगा ये ओड। तो इवन प्लस ओड मिलकर क्या होंगे ओड। जबकि उसने पूछा क्या, कौन सी संख्या सम होगी, या यहाँ नंबर लिख लो भाई, 1 और 3 4, 4 और 3 7, ये हो गया 1 + 3 - 1, किससे कट गया, ये आ गया 3, ये हो गया 1 + 3 + 1, 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है। ये हो गया 1 + 3 + 3 एकम 3 दूनी 6, तो 6 3 9 और 1 10, ये संख्या होगी सम। या आप देख लो कि ओड ओड इवन प्लस ओड, ये हो गया ओड, ओड प्लस ओड इवन माइनस के ओड, ये हो गया ओड, ठीक है। ओड प्लस ओड इवन प्लस ओड, ये हो गया ओड, ये ओड प्लस ओड इवन और इवन का मल्टीप्लाई हो गया तो ये भी इवन और इवन इवन इवन, तो आंसर हो गया 5। या तो आप नंबर रख लो या इसने याद रख लो कि इवन प्लस इवन क्या होगा, इवन होगा। ओड प्लस ओड क्या होगा, इवन। इवन प्लस ओड क्या होगा, ओड। यानी सम और सम को जोड़े तो सम संख्या प्राप्त होती है, विषम और विषम को जोड़े तब भी सम संख्या प्राप्त होगी। अगर हम एक सम और एक विषम को ले तो क्या प्राप्त होगी, विषम संख्या प्राप्त होगी। इन दोनों के गुणनफल इवन, इन दोनों के गुणनफल ओड और इन दोनों के गुणनफल इवन होंगे। अगर इवन की किसी भी विषम संख्या में गुणा कर दे तो वो उसे ओड इवन कर देगा। अगर किसी इवन संख्या की यानी सम संख्या की किसी भी विषम संख्या में गुणा करने पर वो क्या प्राप्त होगी, सम संख्या प्राप्त होगी। तो आंसर हो गया डी। उसने कहा यदि ए और बी सम संख्याएं हैं वह सी एक विषम संख्या है तो निम्न में से कौन सी संख्या विषम होगी, कौन सी संख्या विषम होगी। अब देखो ये ए है सम है, बी भी सम है और सी भी सम है। अब देखो सम सम की गुणा इवन, सम ये सी है भाई, सम और विषम की गुणा इवन और सम और विषम की गुणा इवन, इवन इवन जोड़ के क्या होगा, इवन होगा। अब ए का स्क्वायर यानी अगर सम संख्या का स्क्वायर करें, स्क्वायर का मतलब उस संख्या की उसी संख्या में गुणा, तो ये क्या होगा इवन, इवन की इवन में इवन और ये होगा ओड, इवन और इवन जुड़ के इवन प्लस ओड, ये संख्या होगी ओड। अब ए की बी में गुणा हो रही, इवन की इवन में गुणा, इवन की ओड में गुणा, तो ये भी क्या होगा इवन। और यहां भी देखो आप कि ये इवन है और चाहिए ओड हो तो इसकी गुणा होके ये क्या होगा इवन, ये होगा इवन। और सी की इवन में भाई ये 2 है ये 4 है तो ये 6 होंगे और ये मान लिया हमने 1 है तो ये 6 तो ये भी क्या होगा, सारा का सारा इवन हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, A² + B² + C², ये संख्या क्या होगी, ओड होगी। अगर आपकी समझ में ये इवन ओड आ गया तो आपको कुछ भी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। अगर इससे तरह समझ में नहीं आया तो हमने मान लिया 2 4 और ये मान लिया 1। अब 2 की 4 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 2 एकम 2,
तो ये हो गया 8, 4 और 2। 8 4 12 2 14, यानी क्या प्राप्त हुआ हमें? सम संख्या प्राप्त हुई। ए का स्क्वायर 8 का, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 21। ये क्या प्राप्त हुआ हमें? ओड। ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 दूनी कम 16 और 1 दूनी 2, तो ये हुआ 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, 4 चौक 16, सॉरी 4 16 ही कम 16 और 2 ही कम 2, 16 16 32 और 2 34। ये भी क्या प्राप्त हुआ हमें? इवन। अब ये देखो 1 2 और 5, ये हो गया 10, ये हो गया 3 और 4 12 और ये हो गया 6, 4 और 2 6, 10 और 12 22 और 6 28। ये भी क्या प्राप्त हुआ हमें? इवन प्राप्त हुआ। याद रखो अगर कहीं भी इवन संख्या की ओड में गुणा होगी तो वो क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा एक बार और रिपीट कर देता हूं कि यहाँ देखो इवन गुणा इवन है तो इवन प्राप्त होगा, इवन गुणा ओड है तो तब भी इवन, इवन गुणा ओड है तो इवन। और इवन इवन कितनी भी हो, चाहे सम में हो, मतलब उनकी संख्या सम में हो चाहे विषम में हो, यानी ये 3 है तब भी क्या होगा? इवन होगा। अगर ये ओड नंबर है तो तब भी ये इवन होगा, यानी इनकी संख्या अगर 5 है तो तब भी इवन होगा। इवन को जोड़ ले, अगर ये 10 है तो ये तब भी इवन ही होगा, तो ये तो इवन हो गया। अब इवन का स्क्वायर इवन, इवन का स्क्वायर इवन, तो ये तो इवन इवन जुड़ के दोनों क्या हो गए? इवन। और ये है ओड, ओड का स्क्वायर ओड, तो इवन प्लस ओड जुड़ के ओड हो गए, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। एक्स और वाई प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार है कि एक्स प्लस वाई बराबर 2017 है, तो माइनस के 1 की पावर x प्लस के माइनस के 1 की पावर y। अब एक चीज हमें पता लगी कि इनका योग क्या है? ओड है, तो इसका मतलब एक संख्या इवन होगी और एक संख्या ओड होगी। भाई अगर हम ओड ओड जोड़ेंगे तब भी इवन, और इवन इवन जोड़ेंगे तब भी इवन। लेकिन अगर संख्या एक इवन है और एक संख्या ओड है, हमें नहीं पता चाहे ये इवन है चाहे ये इवन है, या ये ओड है या ये ओड है, लेकिन हमें ये पता कि उनमें से एक इवन है और एक ओड है। क्या है? एक इवन है और एक ओड है। तो हम याद रखेंगे कि -1 इवन है और -1 ओड है, तो इवन का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा +1 और ये रहेगा -1, तो ये हो गया 1 - 1 बराबर 0। तो आंसर हो गया सी ऑप्शन। कितना हुआ साथियों? सी ऑप्शन। अगर वो एक इक्वेशन दे दे कि x प्लस वाई और यहाँ क्या दे दे? एक ओड नंबर दे दे, तो इसका मतलब इन दोनों में से एक ओड नंबर है। अगर यहाँ इवन दे दे तब हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तब क्या होगा कि हमें दोनों प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी। दोनों को एक बार इवन लिखेंगे और एक बार ओड लिखेंगे, क्योंकि इवन इवन भी इवन होवे और ओड ओड भी ओड होवे, वो सॉरी इवन होवे। तो इसका आंसर कितना होगा साथियों? 0। उसने कहा 2x प्लस 3y विषम है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? एक बात बताओ, अगर 2x प्लस 3y जोड़ने के बाद विषम है तो यहाँ y का मान तो क्या रहेगा साथियों? y का मान क्या रहेगा? ओड रहेगा, क्योंकि x को ओड रखे कोई फायदा नहीं है। x को ओड रखे से फायदा इसलिए नहीं है कि x में अगर चाहे वो सम हो चाहे वो विषम हो, दो की गुणा होगी तो उसे क्या कर देगा? वो सम कर देगा। तो x तो डेफिनेटली कुछ भी मान लो आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डेफिनेटली क्या होगा? y क्या होगा? y विषम होगा, क्योंकि विषम में विषम की गुणा विषम प्राप्त होगा, ओड प्राप्त होगा। और ओड प्लस इवन जुड़कर कितना होगा? ओड। तो इसका मतलब हो गया कि y इज डेफिनेटली ओड। हम x को नहीं कह सकते डेफिनेटली, क्योंकि x क्या है? x x जो है वो सम भी हो सके विषम भी हो सके, लेकिन दो की गुणा के कारण वो हमेशा कैसा बर्ताव करेगा? वो एक इवन नंबर का बर्ताव करेगा। जबकि y अगर सम होगा
तो इसे सम कर देगा और सम सम का योग कितना हुआ सम, लेकिन याद दिया किसका, क्या दिया, विषम दिया। उसने कहा पी सम संख्याओं का योगफल सम है, पी सम संख्याओं का योगफल सम है। अब पी तो चाहे संख्या में, चाहे वो ओड हो चाहे वो इवन हो, उनका योग तो हमेशा क्या रहेगा साथियों, सम रहेगा। तो पी का तो यहाँ से कोई वो ही नहीं है, चाहे इसे सम मान लो चाहे इसे विषम मान लो। लेकिन उसने कहा क्यों विषम संख्याओं का योगफल विषम है, ठीक है। तो अब पी सम संख्याओं का योगफल सम है, वह पी क्यों विषम संख्याओं का योगफल क्यों है। देखो भाई, पी संख्या को हम क्या मान सके, सम या विषम कुछ भी मान लो, लेकिन क्यों क्या दिया उसने, विषम दिया। तो पी अगर ओड है, एक मिनट, यहाँ ये सम नहीं होगा, एक मिनट में चेक कर लूं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 11। नहीं ये सही है, पी सम संख्याओं का योगफल सम है, मतलब पी, ये उसने सम संख्या के बारे में बताया कि सम संख्याओं का योगफल सम है। और संख्या क्या है, पी, पी, अब हम ये नहीं कह सकते कि पी क्या है, पी की वैल्यू क्या हो सके, ओड भी हो सके इवन भी, क्योंकि अगर p की वैल्यू हम एक रखें और वो सम संख्या है तो दो, योग दो ही रहेगा। अगर p की वैल्यू एक दो है तो इनका योग तब भी क्या रहेगा साथियों, सम ही रहेगा, इवन ही रहेगा। तो p ओड भी हो सके इवन भी हो सके, लेकिन जो q है वो ओड ही देगा, क्योंकि अगर q की संख्या मान लो तीन है और तीन संख्या विषम संख्या जोड़ी, एक तीन पांच, तो इनका योग क्या होगा, पांच तीन आठ और एक नौ, विषम रहेगा। लेकिन अगर ये चार होती, मान लो सात और हो गया, एक तीन पांच सात, तो सात नौ सात कितने हो गए, 16, तो इनका योग कितना हो गया साथियों, 16, ठीक है। तो क्यू क्या है, डेफिनेटली ओड है। अब यहां देखेंगे पी ओड है और क्यू ओड है, तो ओड ओड इवन हो गए, सही हो सके। लेकिन अगर क्यू इवन है, पी इवन है और ये ओड है, तो ये क्या होगा, ओड, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली सही नहीं है। अब उसने कहा पी प्लस क्यू इज ओड, लेकिन ये तो अगर ओड, ये इवन होता और ये ओड होता तब सही होता, लेकिन ओड ओड जुड़कर तो ये हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल। पी क्यू, अगर पी पी क्या है, इवन है और क्यू तो हमेशा ओड है, तो ये इवन होगा, लेकिन ओड ओड की गुणा क्या होगी, ओड, तो ये भी हम सही नहीं कह सकते। तो आंसर क्या हो गया, नन। कितना हो गया साथियों, नन। भाई उसने कहा पी सम संख्याओं का योगफल सम है। अब ये नहीं कहा उसने कि पी कितने हैं, ना तो उसने कहा कि नम संख्या में तीन है या पांच है या सात है या आठ है, 10 है, 12 है, ठीक है। उसने कहा कि उनका नंबर पी है, तो पी को हम ओड भी मान सके इवन भी मान सके। लेकिन क्यू क्या है, क्यू विषम संख्याओं का योगफल विषम है, तो क्यू की वैल्यू कुछ जो होगी, वो नंबर जो होगा वो ओड होगा। और यहाँ देखो ओड और ओड जुड़ के तो इवन होता, लेकिन ओड और इवन जुड़ के ओड होगा, तो पहला ऑप्शन खत्म। अब ओड और ओड जुड़ के तो ओड होवे, इवन होवे, लेकिन इवन प्लस ओड जुड़ के ओड होवे, तो इसमें भी एक तो सेटिस्फाइड हो रही, दूसरी नहीं हो रही। अब इवन और ओड का मल्टीप्लाई तो इवन हुआ है, लेकिन ओड ओड का क्या हुआ है, ओड हुआ है, तो ये भी कैंसिल, तो उत्तर हो गया नल। उसने कहा यदि ए और बी दो विषम धन पूर्णांक है तो इनमें से कौन से पूर्णांक से ए की घात चार माइनस बी की घात चार, उसने क्या कहा, दोनों विषम है, तो हमने
ए और बी की वैल्यू रख ली, इसकी वैल्यू रख ली 3, इसकी रख ली 1, तो ये होगा 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 की घात 4 माइनस 1 की घात 4, तो ये हो गया 81 माइनस के 1, 80। तो 80 से कौन सा कट रहा, 80 से एक कट रहा 8। या तो आप वैल्यू पुट करके देख लो, अगर दो ऑप्शन आ जाए तब क्या करोगे आप, तब एक और रख लो, ये रख लो 3 और ये रख लो 5, एक 5 रख लो एक 3, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 625 माइनस 81, ये हो गया 4, और 12 में 8 गए 4, 544। तो ये भी किससे कट जाएगी साथियों, 8 से, 8 छंग 48, 88 64। तो हमेशा किससे कटेगी, 8 से। या आपको इस तरह नहीं करते तो आप इसे इस तरह तोड़ सकते हो, ए की घात 4 माइनस बी की घात 4, तो ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर हुए, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हमने इसे मान लिया कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसे हम एक बार और तोड़ लेंगे, ये हो गया ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों विषम है, दोनों संख्या विषम है, तो ओड प्लस ओड कितनी होगी, इवन, और ओड माइनस ओड ये भी कितने बच्ची, इवन, ये भी इवन। और यहां ओड का स्क्वायर प्लस ओड का स्क्वायर जुड़ने के बाद क्या हो गया, इवन, ये हो गया इवन। हम अगर मान लें कि इस ये इवन है, तो सबसे छोटी इवन संख्या 2, मान लो इसकी लो कुछ भी है, ये हो गया 2x, ये हो गया 2y, और ये हो गया 2z। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा एक्स वाई जेड कुछ भी हो, तो हमेशा वो संख्या 8 से तो कटेगी ही कटेगी। तो इसका आंसर कितना हो गया साथियों, 8। या तो आप वैल्यू पुट करके कर लो, या आप फार्मूला खोल के कर लो, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने का, कितना रहेगा वो 8 ही रहेगा। उसने कहा अगर x और y दोनों धनात्मक समपूर्णांक है व z ऋणात्मक है, तो विषम पूर्णांक है, तो निम्न में से कौन सा पूर्णतः सत्य है। भाई हम यहाँ क्या मान सके कि x छोटा है y से या y छोटा है x से। अगर x को बड़ा मानना है और y को छोटा मानना है, तो यहाँ वैल्यू बचेगी -2, और z क्या है, ऋणात्मक विषम है, और हमने मान लिया x मान लिया 4 एक बार, y मान लिया 2 और z मान लिया -1। तो 4 माइनस के 2, तो ये -2, ये प्लस के 2 गुणा -1, तो x माइनस वाई इंटू जेड इज इवन एंड पॉजिटिव, तो ये हो गया माइनस 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 कितना हो गया साथियों, प्लस। इवन तो होगा क्योंकि यहाँ चाहे प्लस में बचो चाहे माइनस में बचो, इनका वो कितना होगा साथियों ये इवन होगा, और इवन की ओर में गुणा करके वो इवन हो जाएगा एंड पॉजिटिव। लेकिन यहां से तो कितना हो गया भाई, 2 गुणा 1 माइनस के 2 हो गया, तो पॉजिटिव तो हुआ ही नहीं, नहीं अगर ये पॉजिटिव हो गया, नहीं, माइनस के 2 बचेंगे। अब अगर ये छोटा होता 2 माइनस के 4, तो यहां से बचता -2 गुणा -1, और ये हो जाता +2, लेकिन एक ही कंडीशन से सेटिस्फाइड नहीं हो रही। अब यहां देखो x माइनस वाई गुणा जेड इज ओड, ओड तो होने का ही नहीं, क्योंकि चाहे इसमें से प्लस के 1 प्लस बचो चाहे माइनस बचो, वो इवन होगा, इवन की ओड में गुणा हमेशा क्या हो जाएगी, वो इवन हो जाएगी। x माइनस वाई इंटू जेड इज इवन एंड नेगेटिव, नेगेटिव भी नहीं होने का, ये तो बात यहाँ देखी हमने, ये भी खत्म। तो आंसर इसका भी कितना हो गया साथियों, डी। ठीक है, आप वैल्यू पुट कर लो 2 और 4 और उससे 1 मान लो, तो सारे वो दे देगा वो। एक बार x को 4 मान लियो, एक बार y को 4 मान लियो। उसने कहा अगर a सम संख्या है वह b विषम संख्या है, तो निम्न में से कौन सा पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा नहीं कटता। तो देखो b अगर हम 15 ले लें और c हम 3 ले लें, तो ये एक इंटीजर होगा 5। अगर हम ये ले लें a को 2 ले लें, b को मान लो
बी को मान लो 9 ले लिया हमने, 2 गुणा 9, और सी को हमने सी व बी, यहाँ सी होगा, सी व बी विषम है। अगर ए सम है और सी व बी विषम है तो सी हमने मान लिया 3, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये भी कट गया। अब ए 2, ये मान लो 9 है, नहीं ये हो गया 2 गुणा 3 और बटे 9, तो कट तो ये भी जाएगा। या मान लो ये विषम है 33 है, या ये 2 गुणा 27 बटे 9 है, तो 9 तिया 27, कट तो ये भी जाएगा। लेकिन एक बात देखो, ऊपर ओड गुणा ओड और नीचे ए उसने क्या कहा इवन है, तो अब कैसे कटेगा भाई? यहाँ हम कुछ भी रख सकते हैं। देखो बी और सी दोनों विषम संख्या है, आपस में कटने के चांस पूरे पूरे रहेंगे। 3 और बटे 1 कट जाएगा, 9 बटे 3 दोनों विषम है 3, 15 बटे 5 कट जाएंगे। लेकिन ऊपर कट गए, ये तो कट जाएंगे भाई, कुछ भी वैल्यू पुट करके देखोगे, उसने कहा कि कौन सा पूर्णांक नहीं होगा, तो ये तो होगा। ए ऊपर है यानी सम संख्या है, गुणा विषम और बटे विषम है, तो विषम से विषम कट जाएगी, ये भी नहीं उत्तर है। उसने कहा ये सम है, ये विषम है और बटे में विषम है, तो विषम से विषम कट जाएगी, चांस है कट जाएगी। लेकिन ऊपर ओड गुणा में ओड और नीचे इवन है, तो इससे भाई ऊपर लोगों कुछ भी मान लो, आप 15 35 मान लो, बटे 2 99 गुणा 89 मान लो, बटे 2, किससे कटेगा? 2, 2 को काटने खातिर एक ऊपर सम संख्या होनी चाहिए, तो ये कटने का नहीं, तो उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन। उसने कहा दो पूर्णांकों पी और क्यू दोनों एक से बड़े हैं जो कि सापेक्षता अब अभाज्य है। सापेक्षता अभाज्य का मतलब होता है को प्राइम नंबर। क्या होता है साथियों उसका मतलब? को प्राइम नंबर। ये हो गया को प्राइम नंबर है। पी तो किस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए? पी और क्यू दोनों अभाज्य संख्या हो सकती है, को प्राइम नंबर दोनों अभाज्य हो सकती है। 3 और 5, ठीक है, 5 और 7 दोनों क्या है? को प्राइम भी है और अभाज्य भी है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। पी और क्यू दोनों भाज्य संख्या हो सकती है, अगर को प्राइम है और भाज्य है तो हो सकती है। 9 और 10 है भाई, दोनों भाज्य भी है और दोनों को प्राइम भी है और एक से अधिक भी है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है। अब पी और क्यू में से एक अभाज्य और दूसरी भाज्य हो सकती है, और दोनों क्या हो? को प्राइम हो, तो पी और क्यू एक अभाज्य, अभाज्य ले लिया हमने 23 और भाज्य ले लिया हमने 21, ठीक है, तो ये भी को प्राइम है, ये भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया साथियों उसका डी, 1 2 और 3। क्या हो गया साथियों? 1 2 और 3, तीनों ऑप्शन सही है। अगर आपकी समझ में ये नहीं आया कि अभाज्य संख्या क्या होती है, तो मोटी मोटी बात बता दूं मैं आपको। अभाज्य संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होगी जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, एक तो वो स्वयं इटसेल्फ और दूसरा 1, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है जो एकमात्र सम संख्या है। तीसरी बात, इसके जो फैक्टर हैं वो 6 के प्लस माइनस 1 होंगे, ठीक है, यानी 6 के मल्टीपल के या तो प्लस 1 होगा या माइनस 1 होगा। और 2 और 3 लगातार एकमात्र ऐसा जोड़ा है जो लगातार अभाज्य है। और 3 5 7 ऐसा 3 नंबरों का नंबर है जो हमेशा बार बार आ रहा, ये भी क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। तो इसका आंसर हो गया 1 2 3। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो एकदम अगर आपका रिप्लाई होगा तो उत्तर एकदम आप 2 मारोगे, जबकि ये गलत है। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है साथियों वो 4 है। भाज्य संख्या का वो क्या है? पहला रूल ही कि भाज्य संख्या उस संख्या को कहेंगे जिसके फैक्टर की संख्या 2 से अधिक हो, यानी कम से कम 3 हो। तो सबसे छोटा जो फैक्टर होगा वो 1 2 4, 2 से अधिक जो फैक्टर देगा वो पहला नंबर 4 होगा, क्योंकि एक ना तो कॉन्जिक्टिव है, ना तो ये संयुक्त संख्या है और ना अभाज्य है। दो के दो ही फैक्टर है, 1 और 2, 3 के भी क्या है?
दो ही फैक्टर हैं, 1 और 3। लेकिन 4 के कितने फैक्टर हो गए? 3, यानी 2 से अधिक हो गए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है साथियों? 4 है। उसने कहा अगर n एक अपरिमेय संख्या है तो इनमें से कौन सी संख्या हमेशा परिमेय होगी? थोड़ा बोलने में दिक्कत होगी साथियों। उसने कहा अगर n एक अपरिमेय संख्या है तो इनमें से कौन सी संख्या परिमेय हो, हमेशा परिमेय होगी? n परिम अपरिमेय क्या क्या हो सके? √3 जो रूट में हो लेकिन बाहर ना हो, 2 प्लस √3, 5 माइनस के √3, 7 प्लस के 2 √5। ये सब क्या है साथियों? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर हम n को √3 मान लें तो √3 के अंदर के ऊपर भी रूट लगा दिया तो इसकी तो हालत पहले ही खराब थी, और लग गई तो ये तो अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय तो होनी की नहीं। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या बताई थी मैंने आपको कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखी जा, या दशमलव के बाद उसके दशमलव के बाद या तो वो रिपीट हो रहे हो, या तो बार बार रिपीट हो रहे हो, या दशमलव के बाद कुछ स्थानों के बाद वो खत्म हो गए, या तो वो रिपीट हो रहे या फिर वो खत्म हो गए, तो उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय। परिमेय। अगर उसने ये कह दिया कि दशमलव के बाद ना तो वो खत्म हो रहे और ना वो रिपीट हो रहे, ठीक है, तो वो क्या होगी? अपरिमेय होगी। तो यहाँ देखो साथियों, ये तो पहले ही रूट के अंदर था और एक और रूट हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब √3 का स्क्वायर करने पे 3 आ गया। 3 परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन यही तो हो सकती है, लेकिन ये भी तो अपरिमेय है। अगर हम इसका स्क्वायर करें 2 प्लस √3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया 3 प्लस के 2 दूनी 4 √3, तो ये हो गया 7 प्लस के 4 √3। तो रूट तो जू का तू है, तो इसका मतलब स्क्वायर करने पे भी ये होने का नहीं। अब √3/2, तो ये भी क्या हो गया? अपरिमेय संख्या होगी, ये भी हल नहीं हो सकती। तो आंसर हो गया इसका डी ऑप्शन। क्या हो गया साथियों? डी ऑप्शन। आज के लिए इतना ही। थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो रही। आपको क्लास कैसी लगी? ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहा या स्लो तो नहीं पढ़ा रहा? जैसा भी हो आप कमेंट कर कर जरूर बताएं। और साथियों अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।